जी हाँ महोदय, नमस्कार। आप सभी लोगों को पूरी दुनिया की लेटेस्ट अपडेट के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ और एक एक करके मैं आप लोगों को पूरी दुनिया की आज की तरोताजा खबर पेश करने वाला हूँ। तो बारी बारी से जानते हैं, चलते हैं सबसे पहले जानने के लिए कि आज क्या है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि प्याज की कीमत 57% तक बढ़ गई है। ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से बढ़ा दी है बिक्री। जी हाँ, आपको क्लियर कर चलूं कि लगातार उछाल मार रहा है प्याज की कीमत। आप समझ सकते हैं कि सीधे 57% तक प्याज की दरें बढ़ चुकी है और ग्राहकों को प्याज खाना बड़ा ही मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जहां पे लोगों का दिलचस्पी और हर चीजें प्याज के स्वाद से ही चखा जाता है, वहीं पर अब उनकी स्वादिष्ट व्यंजन में थोड़ी नमी आ गई है। ऐसे में सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगा और ग्राहक वहां से बफर स्टॉक से कम दामों में प्याज की खरीदी कर सकते हैं। इस साल अगस्त के बीच 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर लगभग 1.7 लाख टन बफर प्याज उतार दिया गया है। आपको ये बता दूं कि नवरात्रे खत्म होते ही प्याज के दाम में लगी आग। जी हां, आपको बताते चलूं कि ये जो प्याज की कीमत बढ़ी है वो नवरात्र खत्म होते ही बढ़ चुकी है। अब ये 70 रुपए के दाम में पहुंच चुकी है, 70 रुपए किलो हो चुके हैं। तो चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। किसानों का मुनाफा बढ़ाएगी ये मशीन। सब्जी की फसल को लंबे समय तक किया जा सकेगा स्टोर। ड्रायर मशीन का विकल्प किसानों के सामने आ चुका है। किसान अपनी सब्जी को काटकर ड्रायर मशीन के माध्यम से ड्राई करके एयर टाइप पॉली बैग में भरकर अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। सब्जी विशेषज्ञों ने मशीनों पर सब्जी को ड्राई करने व पैकिंग करने का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सब्जियों के रेट जब आधे मुंह गिरते हैं तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। फसलों को स्टोर करने की क्षमता किसानों के पास नहीं होती है, लिहाजा उसे अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। हालांकि अब ये मशीन आ गई है, जिसके चलते किसानों को अपना फसल नष्ट नहीं करनी पड़ेगी। ड्रायर मशीन का विकल्प किसानों के सामने है। किसान अपनी सब्जी को काटकर ड्रायर मशीन के माध्यम से ड्राई करके एयर टाइप पॉली बैग में भरकर अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। सब्जी विशेषज्ञों के लिए ये मशीन एक वरदान है। तो चलिए अब अगले खबर की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमत में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में आदेश जताया जा रहा था कि भारत में भी खाद की कीमतों पर बढ़ोतरी होती है। अब इसको लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उर्वरकों पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। खरीफ का सीजन तकरीबन खत्म होने वाला है। कुछ ही हफ्तों बाद किसान रबी के फसलों की बुआई में लग जाएंगे। ऐसे वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर देश भर से किसान अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर किसानों से मिलने वाली सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए देने का फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का असर हमारे किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार ने रबी सत्र के लिए P&K खाद पर 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरिया की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इससे पहले सरकार ने रबी फसलों की MSP में भी इजाफा कर दिया था। NBS के तहत किसानों को खाद सस्ती कीमतों में मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इस खबर के बाद आपको विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो अपडेट आ रही है, सर्वे रिपोर्टें आ रही है, उसके बारे में अपडेट देंगे, तो देखकर सुनकर जाइएगा। देखिए अगला खबर है, मेरा बेटा बिकाऊ है। गले में बैनर टांग कर पत्नी बच्चे संग चौराहे पर बैठा पिता। बड़ा हैरान कर देने वाला ये तस्वीर हमारे सामने आई है। आपको बताते चलूं कि पीड़िता का कहना है कि उसने जिससे कर्ज लिया था उसने उसकी संपत्ति के कागजों को बैंक में रखवाकर लोन ले लिया, लेकिन ना उसे संपत्ति मिली और ना ही पैसा। वह कर्जदार हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गले में बैनर टांग कर बस स्टैंड के चौराहे पर बैठा नजर आया। बैनर पर लिखा था, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरे बेटा बेचना है। बताया जा रहा है कि शख्स कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। वसूली करने वाले बहुत ज्यादा उसको तंग और परेशान कर रहे हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अपने बच्चों को बिक्री के लिए सामने आ चुका है। तो ये बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस पे आपकी क्या राय है, अपना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, पीएम मोदी होंगे यजमान। अक्षत बांट कर दिया जाएगा न्योता। जानिए कैसे संपन्न होगी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा।
जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और व्यवस्था को लेकर श्री राम ट्रस्ट विधि विधान के रूप में रेखा तय करने में जुट गया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न कराएंगे। उनकी सहायता के लिए उनके बेटे और सहयोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत बांटकर न्योता दिया जाएगा। मुख्य समारोह से पहले परंपरा अनुसार अक्षत पूजन होगा, जिसके आसपास के गांव और लोगों को बांटकर इस बात की सूचना और निमंत्रण दिया जाएगा कि रामलला अपने नए भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 को तय हो चुकी है। पूरी अयोध्या में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभाग इसमें लगे हुए हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और व्यवस्था को लेकर श्री राम ट्रस्ट विधि विधान के रूप में रेखा तय करने में जुट गया है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, जिससे वो काफी प्रभावित हैं और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मुझे ये न्योता मिला, मैं इस न्योता का आभार प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे में आपको अगले न्यूज की तरफ ले चल रहा हूं। ऐसे में आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता हमारे माननीय पीएम को मिला है, ऐसे में विपक्ष जो पार्टियां हैं वो बौखला गई हैं कि आखिरकार राम लल्ला जो है, श्री राम भगवान जो है, हम सबके लिए हैं, तो ये न्योता अदर पार्टियों को क्यों नहीं मिला, क्यों सिर्फ बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री को ही मिला। इसके लिए सब लोगों ने एकजुट होकर काम किया है और इस मुद्दे को उठाया है शिवसेना ने और कांग्रेस ने। बस इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। देखिए, आपको बता दूं कि 5 राज्यों में 55 दिन के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार वहीं पिछली हो सकती है या फिर नया हो सकता है। वो 5 राज्य का छोटी सी अपडेट जो सर्वे से आया है वो आपके सामने अपडेट कर रहा हूं। मध्य प्रदेश 17 नवंबर को मतदान होना है और राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को। ये सारी डेट्स है 5 विधानसभा होने वाले राज्यों के, जिसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से रामलला की स्थापना हो रही है, वैसे में अपोजिट पार्टियां कह रही कि इन चारों राज्यों में जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें भी आ रही है। बट आपको बता दूं कि बड़ा दिलचस्प और चौंका देने वाली सर्वे रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना को लेकर। यहाँ पर टक्कर आधे आधे की चल रही है बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि बीजेपी को 75% में होना चाहिए था, मगर जो टक्कर बरोबरी की चल रही है, इसमें बड़ा ही चौंका देने वाली बातें हैं, क्योंकि सीटें किस तरीके से बढ़ रही है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। तो आपको बता दूं कि सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है आगे क्या उलटफेर होगा। जिस तरीके से अलग अलग माइंड के साथ, अलग अलग रूल्स के साथ ये दोनों पार्टियां आ रही है, बाकी की भी पार्टियां आ रही हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। देखिए, एक कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। वही कहानी चरितार्थ हो रही है यूपी में। यूपी के राजनीति ही देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाती रही है और पहुंचाएगी भी। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पीएम बनने की तगड़ी फाइट शुरू हो गई है। पर ये जंग इन दोनों पार्टियों के लिए भविष्य में नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके झगड़े के विपक्षी एकता के सपने इंडिया गठबंधन के लिए कब्र खोद रही है। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश के भावी पीएम बताने के पोस्टर लगाए गए। उसके तुरंत बाद अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी को 2024 के पीएम बनाने और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगाए गए हैं। ये क्या चल रहा है? सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दबाजी दिखाने के पीछे कारण क्या है? क्या जो पार्टी पहले पोस्टर लगा लेगी उसके नेता की पीएम बनने की संभावना बढ़ जाएगी? ऐसा तो है नहीं। या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति किसी तरह खत्म कर दी जाए। अभी कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस आक्रामक तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ी है, उससे तो यह लगता है कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के लिए हर रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ये किस तरीके से रूल्स लागू हो रहे हैं जो हम सारे जनता को आकर्षित कर रहे हैं। बट इसमें हम उलझे रहते हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी उंगली किस मोहर पे दबनी चाहिए। तो आपको ही ये सारी चीजें बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है कि आपकी उंगलियां कौन से बटन
पे दबानी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट और लास्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा खास है। आपको बता दूं कि 7,500 का आंकड़ा पार कर चुका है गाजा में मृतकों का। जी हां, इजराइल के हमले से 7,500 प्लस लोगों को मार दिया गया है और गाजा को पूरी तरीके से चौपट और नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आपको बताते चलूं कि गाजा में इजरायली सेना जो धरती स्थल पे चलती हुई बढ़ती हुई जा रही थी, अब वो गाजा में प्रवेश कर चुकी है और गाजा को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। आपको बता दूं कि अब जो हमें छोटी छोटी खबरें गाजा से निकल के मिलती थी कि ये मर गए, वो मर गए, वहां विस्फोट हुआ है, अब वो हमें नहीं मिलने वाली है। वजह यह है कि गाजा में जिस तरीके से इजराइल की सेना एंट्री करके और अपनी लड़ाई शुरू कर दिए हैं, वैसे में वो सारे इंटरनेट को कट कर दिए हैं कि इंटरनेट ही सहारा था जिससे कि एक दूसरे से लोग वहां कनेक्ट रहते थे और अपनी वीडियो से कहीं ना कहीं से वायरल कर दिया करते थे। बट अब वो चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक इंटरनेट का लास्ट जरिया था। लाइटें तो कटी चुकी थी और जितने भी मोबाइल कनेक्शन तो कटी चुकी थी, मगर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। अब वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, सुबह से लेके शाम तक अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसीलिए अब वहां पे क्या हो रहा है और क्या हमें आने वाले समय में रिपोर्टें मिलेगा कि बिल्कुल मरुस्थल हो चुका है गाजा, ये देखना बड़ा चौंका देने वाला होगा। तो ये रिपोर्टें हैं जो आपको बौखला देगी। अब आप ही बताइए कि क्या कुछ चल रहा होगा गाजा में, अपने अपनी फीलिंग को रखिए। जी हां, ये रहा आज की लेटेस्ट और खास अपडेट जो देश दुनिया से लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहे, बने रहे और आज की ताजा खबर में हमारा मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए सर्च करके ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्टें लाया करें जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो। तो चलिए अगले अपडेट में फिर आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।